यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज का जो सेशन है वो आपका साइंस का रहने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था, है ना। पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यदि आप पहली बार 3rd नंबर की क्लास देख रहे हैं तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस को आप विजिट कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, किन किन एग्जाम्स में ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्लास 1 एंड क्लास 2 में हम लोगों ने एनसीईआरटीज़ के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए थे, राइट। तो इसी के आगे की सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज एनसीईआरटी क्लास 6 से हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से आपके कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। और किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से कमेंट करिएगा। चलिए, तो 3rd नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। 3rd नंबर के चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक जाना। आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली 5th क्लास में भी आपका ये चैप्टर आता ही है, और 6th to 10th में भी आपका साइंस में ये पूछा जाने वाला चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। इसमें देखो एक बेसिक टेक्निक होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कपास से जो हम लोग निकालते हैं, रुई निकालते हैं, और वही हम लोग कपड़ों में भी काम लेते हैं। तो क्या प्रोसेस होती है? तो कपास जो होती है, कपास की गोलक जो कपास निकलती है पौधे से, उसको क्या किया जाता है? ओटा जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओटना बोलते हैं। उससे रेशे बनते हैं, ठीक है। फिर उनकी कताई करके तागे बनाए जाते हैं। अब ये किस तरीके से हो सकते हैं? एक तो बुनाई से हो सकते हैं और एक बंधाई से हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की प्रोसेस आपके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कताई के बारे में देखेंगे, जो बेसिकली चरखा के माध्यम से की जाती है। गांधी जी को आप जानते ही हैं, वो यही करते थे, ठीक है। इन्हीं का मतलब फेमस है। चलिए, बुनाई के बारे में और बंधाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी 2 प्रोसेस है जिसके माध्यम से वस्त्रों को बनाया जा सकता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, बीच बीच में हम लोग थ्योरी भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। भानु एक सूती तागे को एक मेज पर रखता है, राइट। एक सूती जो तागा है उसको एक मेज पर रखता है, फिर वह उसके एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाता है और दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचता है ना। आप इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचता है, तब वह देखता है, उसको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली सूती तागे को इस तरीके से नाखून से खरोचने की बात करी गई है। तागा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तागे में कोई अंतर नहीं आएगा। तागा का खरोचा हुआ भाग पतली लड़ियों में विखंडित यहाँ पर हो जाएगा, या फिर तागे के खरोचे हुए भाग से छोटी छोटी चिंगारियां यहाँ पर निकलने लग जाएगी। चिंगारियां मतलब आग लगने लग गई है ना। इस तरीके से छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही है। तो आपको पता है, आपके पास कोई सूती धागा होता है तो आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है? पतली लड़ियों में उसके और भाग यहाँ पर निकलने लग जाते हैं, राइट। तो यही होता है, एक धागे के साथ यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, नाखून से खरोचेंगे, तो उसके और भाग यहाँ पर बनने लग जाते हैं, उस धागे के और मुंह यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। देखो, इससे पहले एनसीईआरटी बुक में कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं कि धागा कैसे बनता है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, है ना। कि किस को लगाने पर, आपको किस धागे को हाथ लगाने पर सबसे सॉफ्ट होगा, नाइलॉन का होगा, किस तरीके का होगा, ठीक है। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, वो देखते से ही बन जाएंगे, तो उसके एग्जाम में पूछने के चांसेस नल है। इतने ईजी क्वेश्चन वो हमसे नहीं पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो हम लोग थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। खरोचने पर तागे का पतली लड़ियों में विखंडित हो जाना क्या दर्शाता है? देखो, अभी आपने खरोचा, है ना, सूती धागे को आपने खरोचा, वो पतली लड़ियों में विखंडित भी हुआ। इसका मतलब क्या है? तागा जो है, मतलब हमारा जो धागा है, वो तंतुओं से मिलकर बना है। तागा बहुत कमज़ोर था। तागा पशुओं की चमड़ी से बना है, और तागे को सुई की आंख से नहीं गुजारा जा सकता। आपने सुई में धागा पिरोने के लिए करते हो तो बहुत सारी बार देखते हो ना, उस धागे के कई सारे मुंह बन जाते हैं, फिर आप उसको काट देते हो, ठीक है, थोड़ा सा आगे का हिस्सा, वही वाली चीज़ है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो पतली लड़ियों में विखंडित यहाँ पर हो चुका है, जस्ट बिकॉज हमारा तागा जो है वो तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तागा तंतुओं से मिलकर बना था और तंतु से मिलकर ही तागा बना, इसीलिए क्या हो गया, वापस से वो तंतु में एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसको यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वापस से वो तंतु बनते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 को देखिएगा। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। वस्त्र जो है तागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वस्त्र जो हमारे कपड़े होते हैं वो तागों से ही मिलकर बने होते हैं। अब ये जो तागे हैं स्पेसिफिकली ये तंतुओं से मिलकर बने हैं और तंतु जो है तागों से मिलकर बने हैं और ए और बी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको बताना क्या था, इनकरेक्ट। अब आपने ये चीज़ तो देख लिया, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किससे मिलकर बने, धागों से मिलकर बने, तो ये वाली चीज़ तो आपकी करेक्ट हो गई। अब ये जो धागे हैं, पर्टिकुलर एक धागे की बात करी जाए जो आप सुई में पिरोते हैं रील से, गिट्टी से, वो किससे मिलकर बना है, तंतुओं से मिलकर बना है। डेफिनेटली वो तंतुओं से मिलकर ही बना है। क्या तंतु तागों से मिलकर बने, ये रिवर्स है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है रिवर्स यहाँ पर हो जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तागे जो है वो तंतुओं से मिलकर बनते हैं। अब देखो या तो बी वाला करेक्ट होगा या सी वाला होगा, क्योंकि दोनों रिवर्स वाली चीज़ है। तो ए और बी आपके यहाँ पर करेक्ट है, सी वाला इसने अपोजिट है, उल्टा लिख दिया है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हाँ सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं यदि आपको डाउट हो रहा है तंतु तागे हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। तंतु एक प्रकार का रेशा होता है जिससे तंतु या धागे यहाँ पर बनाए जाते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, पादप और बोल सकते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले। देखो अब ये प्राकृतिक तंतु होते हैं जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम और ऊन, ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक है ना। अब जंतुओं से प्राप्त इसको कैटेगराइज करें तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशम और ऊन आपको जंतुओं से प्राप्त होंगे। ठीक है, रेशम के आपने देखे होंगे, तंतु देखे होंगे, ठीक है, जीव देखे होंगे, और ऊन हम लोग बोल सकते हैं भेड़ वगैरह से प्राप्त होता है। पादप पेड़ पौधों से रुई, कपास, जूट, पटसन आदि जो है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो गई और ये हो गया तंतु एक प्रकार का रेशा है जिससे आप तंतु या धागे का निर्माण करते हैं। अब संश्लेषित होता है कुछ तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं बल्कि कुछ रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, लाइक पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे के सारे क्या है, संश्लेषित है, मानव निर्मित आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोसेस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कपास के बारे में, कि कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है, किस तरीके से इससे जो इसको ओटा जाता है, किस तरीके से रुई बनती है, वो सारी प्रोसेस। ठीक है, तो कपास एक उपयोगी तंतु है जिसकी खेती निम्नलिखित पदों का समावेशन होती है। हमारे देश में कपास जो है गुजरात है ना, ये वाली चीज़ मेंशन करिएगा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। फूलने पर पीले श्वेत रंग के येलो, लाइट येलो कलर के हम लोग बोलते हैं फूल इसके अंदर दिखाई देते हैं, जो कुछ दिन पश्चात लाल रंग के प्रतीत होने लगते हैं, फिर वे अखरोट के आकार के हो जाते हैं। इसको कपास का डोडा भी कहते हैं। देखिए परिपक्व होने पर ये कपास के डोडे फटने लग जाते हैं और अंदर से व्हाइट कलर का जो निकलता है पदार्थ उसको बोला जाता है रुई। ठीक है, रुई निकलने लग जाती है। मैंने भी अपने घर पर उगाया था काफ़ी साल पहले, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़े बहुत 4 से 5 हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके के उसके अंदर से कॉटन निकली थी। परिपक्व होने पर ये कपास के डोडे फट जाते हैं, श्वेत धागे इसके अंदर से बाहर आने लग जाते हैं, इस तरीके से बाहर आने लग जाते हैं, गोला का गोला पूरा। ठीक है, श्वेत धागे सूर्य के ताप से सूख जाते हैं और मुलायम रोएदार हो जाते हैं, जिसे पौधों से सरलता से हाथों के द्वारा उठाया जा सकता है। कपास धुलने की प्रक्रिया द्वारा मशीनों से हाथों से कपास के धागों से बीजों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं तो मेन उनको अलग कर दिया जाता है यहाँ पर, और हमारा जो निकली है उसको यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। धुनी हुई कपास को द्रवचालित दबाव डालने वाली मशीन के द्वारा बड़े बड़े गोलों में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर इसको इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली कपास ओटने की प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई गई है। चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है और किस तरीके से इनका उत्पादन होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। अभी आपने जितने भी रेशे लिए हैं है ना, जितने भी रेशे आपके पास आए हैं, अब इनसे धागा बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, कताई यहाँ पर कहलाएगी। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर इस तरीके से एक एक धागे को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशे जो है पास पास आ जाते हैं और तागा यहाँ पर बन जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, जिसमें मेन एक तो बुनाई है और एक बंधाई है। यदि हम लोग बुनाई की बात करें तो वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार के दो सेट होते हैं।
एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इन दोनों से मिलकर बनेगा। तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को वीविंग, इसको इंग्लिश में वीविंग, हिंदी में बुनाई बोलते हैं। तागे बहुत पतले होते हैं, इसलिए वस्त्रों की बुनाई हस्त प्रचलित होती है और मशीनें भी हैं जो इस प्रकार का कार्य यहाँ पर कर सकती है। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पूरा डायग्राम दिखाई जाएगा कि किस प्रकार से बुनाई यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, चरखा से क्या की जाती है, कताई की जाती है, और इस तरीके से हैंडमेड जो हम लोग बोल सकते हैं हस्त प्रचलित विधियाँ हैं जिससे वस्त्रों की बुनाई यहाँ पर की जाती है, जिसमें 2 सेट होते हैं, 2 सेट से यहाँ पर करी जाती है। चलिए, अब पटसन तंतु कहाँ से प्राप्त किया जाता है और इसकी खेती कहाँ पर होती है ना। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पादप से के तने से इसको प्राप्त किया जाता है। वर्षा ऋतु में बारिश के समय में इसको उगाया जाता है। सबसे प्रमुख पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसको उगाया जाता है। और इसको किस प्रकार से रेडी किया जाता है यदि कोई पूछ ले तो सामान्यतः पटसन पादप जो है इसको पुष्पन अवस्था में काट लिया जाता है। जब वो लंबे लंबे पौधे हो जाते हैं, जब उसके फूल आने वाले होते हैं, इस तरीके से उसको उस अवस्था में काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिन जल में डुबोकर रख लिया जाता है। आपने देखा होगा ना, सुतली वगैरह बनती है, बोरे वगैरह बनते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों के द्वारा उसको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या करता है, इसको तागों में बदलने की प्रक्रिया को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, पटसन को काटने की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। इससे तंतु प्राप्त हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ यहाँ पर समझ में आई। सबसे पहले तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधों से ये प्राप्त होता है, पटसन पौधों से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में इसको उगाया जाएगा। वर्षा ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। जब उसके फूल आने वाले होते हैं उसी अवस्था में उसके तनों को काट लिया जाता है। उसी पानी के अंदर, वहाँ पर जहाँ पर गहरा पानी से झील वगैरह, उसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा जब तक कि तने पूरी तरीके से गल नहीं जाते। हमारी लैंग्वेज में हम लोग डाल देते हैं, पूरे सड़ जाते हैं पौधे, तो उसी तरीके से गल जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से तनों को आप हाथ से अलग कर सकते हैं, है ना। और उन्हीं से हम लोग क्या बोल देते हैं, तंतु वहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और वही तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये रही जो मैं आपको बता रही थी, 2 सेट बनाने की जो प्रोसेस होती है बुनाई की, वो वाली है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्रेया भिन्न रंगों के 2 कागज की वर्गाकार शीट यहाँ पर लेती है, उन पर रेखाएं खींचती है। ये उसने रेखाएं यहाँ पर खींच दी, जैसा कि चित्र ए के अंदर दिखाया गया है। वह दोनों शीटों पर खींची गई रेखाओं के अनुदिश जो है यहाँ पर काटती है और शीटों के मोड़ों को खोलकर उनको यहाँ पर फैला देती है। काटने के बाद वह एक शीट की लंबी पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में से गुजारती है। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कर रही है, हाथ से वस्त्र बनाने की, धागों के माध्यम से वस्त्र बनाने की प्रोसेस हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी, ये यहाँ पर कहलाएगी आपकी बुनाई। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट था, क्योंकि देखो कपास को ओटने की प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसमें से शीट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बंधाई यहाँ पर हो नहीं रही, और चरखे के माध्यम से कताई की जाती, जिसकी बात हम लोगों ने क्वेश्चन में नहीं करी। तो केवल एक ही ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, बुनाई यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। वस्त्रों की बुनाई की जाती है किसके माध्यम से, करघों पर, बुनाई करने वाली सलाइयों पर, तकलियों पर या फिर चरखों पर। तो बुनाई कहाँ पर की जाती है ये आपसे पूछा गया, तो वस्त्रों की बुनाई के लिए करघों का, करघों वगैरह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दैट मीन्स क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार से चैप्टर नंबर 4 पर मूव करेंगे। सामग्री को समूहों में छांटना। बेसिकली इस चैप्टर में आपको विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए गए, बताइए इसमें से द्रव पदार्थ कौन सा है। तो द्रव में ऑप्शन में आपको मिल्क दिख जाएगा, बाकी सारे ठोस पदार्थ होंगे, तो वो आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन जिसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्युतिवान होता है। द्युतिवान का मतलब होना उसमें चमक होना, है ना, इस तरीके से। तो लकड़ी, कागज, तांबा और रुई। देखो जो ठोस पदार्थ होगा, है ना, जो धात्विक होगा उसमें ही द्युतिवान होगा। बेसिकली ठोस पदार्थों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसमें से एक होता है उसका द्युतिवान होना। तो इसमें से क्या रहेगा, तांबा रहेगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की द्युति होती है वे प्राय क्या होते हैं, गैस, धातु, द्रव और लकड़ी और कागज। देखो जिनमें द्युति होगी, आभा होगी, चमक होगी, वो क्या होंगे, धात्विक पदार्थ होंगे, ठोस होंगे। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो धातु होती है उनमें द्युति होती है, चमक होती है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों को देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देने लग जाती है। देखो जिनमें चमक चली गई, है ना, अब उनमें कोई चमक नहीं होगी, दैट मीन्स वो चमक रहित हो गया, द्युतिहीन हो गया। क्यों,
ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला, उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंजेस हो जाते हैं समय के साथ, उनमें से पानी के अणु निकल जाते हैं। देखो धातु में पानी जो है इसके अणु नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा। उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया हो जाती है, जैसे कि कुछ जंग लग गई या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, वायु तथा नमी की क्रिया, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है ना। और सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ा, इस वजह से उन्होंने अपनी चमक यहाँ पर खो दी है। तो सबसे एक वैलिड रीजन हम लोगों को क्या लग रहा है कि उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया हो गई, हो सकता है जंग लग गई हो या कुछ इस प्रकार से हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपनी चमक यहाँ पर खो दी और वो द्युतिहीन यहाँ पर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जो पानी में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो पानी में पूर्णतः गायब हो गए, उनको पानी में डाला वो गायब हो गए, वो क्या होंगे? अविलय, पारदर्शी, हल्के पदार्थ या विलय पदार्थ। जो पदार्थ पानी में पूर्णतः घुल जाता है वो विलय कहलाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी अगेन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अविलय पदार्थ वे होते हैं जो क्या करते हैं, ये तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया, 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अविलय पदार्थ वो होंगे, देखो विलय पानी में घुल रहे थे, दैट मीन्स अविलय पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, पानी में लुप्त हो जाना मतलब कि गायब हो जाना, पानी में आंशिक रूप से घुल जाना, कुछ घुले कुछ नहीं घुले हैं। ठीक है, पानी को रंगीन कर देते, पानी में लुप्त नहीं होते, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अविलय मतलब वो पानी में गायब नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया पानी के अंदर, लकड़ी के टुकड़े डाल दिए है ना, लकड़ी के बहुत बारीक टुकड़े करके डाल दिए, तो पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो पानी में लुप्त नहीं होते, इसके बजाय आपने नमक डाला, शक्कर डाला तो वो घुल जाएंगे, तो वो कौन से पदार्थ हो गए? विलय पदार्थ हो गए। ठीक है, चलिए 10, 11 एंड 12 तीन क्वेश्चन बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर है, तीनों का ही आप आंसर सोच कर रखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में भली भांति मिश्रित होता है, पूर्णतः लुप्त हो जाता है। दैट मीन्स हमें एक विलय पदार्थ के बारे में बताना है ना। सबसे पहले रेत, चीनी, चाक पाउडर है ना, और लकड़ी का बुरादा भली भांति आसानी से मिश्रित हो जाएगा। क्या मिश्रित हो जाएगा इन चारों में से? क्या आंसर सही होगा? चीनी, शक्कर हम लोग रोज चाय दूध पीते हैं, उसमें आसानी से घुल जाती है, मुंह में नहीं आती है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, आंसर करिएगा। कौन सा कथन इनकरेक्ट है? सबसे पहले कोई भी द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, कोई भी द्रव, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, काफी लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा ये। कोई भी द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होता है। अब आपको क्या देखना था कि कोई भी द्रव, मान लो द्रव में पानी हो गया, क्या ये जल में घुल सकता है? डेफिनेटली घुल सकता है। जैसे कि और भी कोई द्रव ले लो आप, है ना, कोई भी इस तरीके का पदार्थ ले लो, जैसे मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, तेल कोई भी हो गया, तो क्या वो पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होता है? दूसरा, कुछ द्रव जो है जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। तीसरा है, कुछ द्रव जल में मिश्रित करके कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जल के अतिरिक्त कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिसमें अन्य द्रव भली भांति से मिश्रित हो जाते हैं। अब आप यहाँ से डी से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले इस ऑप्शन को देखेंगे, जल के अतिरिक्त कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिसमें अन्य द्रव जो है भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। जैसे मैंने पानी के अंदर मिल्क डाला, है ना, तो वो आसानी से मिश्रित हो गया, आप चाहकर भी उसको अलग नहीं कर पाओगे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ द्रव जल में मिश्रित करके कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी परत बना लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल वगैरह ले लो, कोई ऑयल वगैरह ले लो, तो उनकी क्या होती है, अपनी अलग से पानी के ऊपर परत जम जाती है ना, क्योंकि इतने सॉल्यूबल वो नहीं होते। तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखना, कुछ द्रव जो है जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। हाँ, कुछ द्रव ऐसे होंगे कि वो मिश्रित नहीं होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, हमको इनकरेक्ट बताना था। ये वाली चीज़ तो आपकी करेक्ट है कि हाँ, कुछ द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, क्योंकि वो अलग हो जाएंगे, अलग अलग आपको दिखेंगे। कोई भी द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होता है, क्यों? हमने अभी देखा कि मिल्क तो आसानी से मिश्रित हो जाता है। ठीक है, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो आसानी से पानी के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी इनकरेक्ट है, दैट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने नहीं लिख दिया है, दैट्स वाई ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसने कोई लिखा है, मतलब सारे के सारे द्रव जो है जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। अगर ये कुछ लिखता तो हम लोग बोल सकते थे कि फिर भी ठीक हो जाता कि कुछ द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, है ना। तो ये जैसे कि इसने ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई लिखा है मतलब सारे के सारे, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर पूछ सकता है वो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस वाले
ऑप्शंस को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। कौन सा द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है? पूरा का पूरा मिश्रित हो जाएगा तो केवल एक मुझे यहाँ पर मिल्क दिखाई दे रहा है, बाकी सब अपनी लेयर बना लेंगे खुद से, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? रिद्धि कागज के एक शीट पर 2-3 बूंदे तेल की डाल देती है और फिर उन्हें फैला देती है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक कागज यहाँ पर लिया, अब इसमें मैंने कुछ 2 से 3 बूंदे जो है तेल की डाल ली। अब मैंने यहाँ पर बल्ब जलाया है ना, तब वह कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को देखती है। या फिर मेरे घर पर एक बल्ब जल रहा था, मैंने वो जो टिश्यू पेपर था जिस पर अपना ऑयल की कुछ ड्रॉप्स गिराई थी उसको बल्ब के सामने लेकर गई, तो रोशनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ब स्पष्ट दिखाई देगा, आपको आर पार दिखाई देगा। बल्ब दिखाई देता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं। बल्ब दिखाई नहीं देता है, या फिर यहाँ पर बोला गया बल्ब का प्रकाश जो है आपको घटता बढ़ता दिखाई देगा। क्या आंसर करेक्ट होगा? देखो बल्ब दिखाई तो देगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उस ऑयल की परत की वजह से, उन धब्बों की वजह से स्पष्ट रूप से नहीं, कुछ धुंधला सा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्टतः नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाएंगे। देखो 3 चीजें होती है। पारदर्शी जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा वो। अपारदर्शी जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, है ना, कोई भी आप माध्यम ले लीजिए, लकड़ी के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। कोई भी कांच हो गया उसके आर पार आप देख पाएंगे। पारभासी जिसमें से हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका एक एग्जाम्पल था, जैसे कोई प्लास्टिक का मग हो गया तो उसमें हल्का हल्का हम लोग देख सकते हैं, एग्जैक्ट पूरा और क्लियर विजन हमारा वहां पर नहीं होता है। ठीक है, और द्युतिवान जिसमें चमक होती है वो द्युतिवान होता है। ठीक है, तो ये 4 आपको चीजें पता चल गई, 4 पॉइंट यहाँ पर पता चल गए। क्वेश्चन में पूछा था स्पष्ट नहीं दिखाई देने वाली चीज को क्या बोला जाता है? पारभासी यहाँ पर बोला जाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 सेकेंड। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, इसमें आप सारे वो निष्पादन विधि है ना, किसको किस विधि के माध्यम से अलग किया जा सकता है, तो इससे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वही सारे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग 6 PM के सेशन में। 6 PM पर आपका CDP का सेशन रहेगा, चैप्टर वाइज उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, तो ज़रूर से उस सेशन को भी ज्वाइन करिएगा। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।